हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक फॉसेट की लिखी हुई कहानी द ब्लैक एरोप्लेन। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ये प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं हमारे नैरेटर, एक फाइटर प्लेन के अंदर अपनी घर की तरफ जा रहे हैं और फिर ये बताते हैं आसमान में माहौल कैसा है। जो चांद था, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, वो पूरब की तरफ आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी कि मैं जिधर जा रहा था वो डायरेक्शन वेस्ट की थी, पश्चिम की थी। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, तो मेरे पीछे पूरब में चांद ऊपर आ रहा था और मेरे सामने, मेरे ऊपर सितारे जगमगा रहे थे, तारे जगमगा रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. आसमान में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं खुश था कि मैं अकेला इतने ऊपर उड़ रहा हूँ, इस सोते हुए गांव के ऊपर, इन सोते हुए देहातों के ऊपर। कंट्री साइड गांव वाले इलाकों को कहा जाता है, रूरल एरिया को। तो मैं खुश था कि मैं बस अकेला ही इनके ऊपर उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था, फ्रांस के ऊपर था मैं अभी, इंग्लैंड की तरफ लौट रहा था। अलग अलग ब्रांड के, जो आपने अभी राफेल का काफ़ी नाम सुना होगा, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपनीज बनाती हैं फाइटर एरोप्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, जिनमें अलग अलग खूबियाँ होती हैं। जैसे हमारे यहाँ मिग काफ़ी टाइम से यूज़ होता है एयरफोर्स में, या सुखोई है वो भी यूज़ होता था शायद। तो वैसे ही डकोटा भी एक तरीके का फाइटर जेट था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन में फ्रांस के ऊपर उड़ रहा था, इंग्लैंड की तरफ वापस लौट रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. मैं अपनी जो छुट्टी थी, जो मैंने छुट्टी ली थी, मैं उसके सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ का इंतज़ार करना, किसी चीज़ का वेट करना। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन, मुझे आपसे फिर मिलने का इंतज़ार है। ठीक है, तो मुझे इंतज़ार था टू बीइंग विथ माई फैमिली, अपने परिवार वालों के साथ होने का। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने क्या सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को तुरंत खबर कर देनी चाहिए, तुरंत उनसे बात कर लेनी चाहिए। आपको पता ही होगा कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले लोग अलग अलग जगह एविएशन कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, वहाँ बताते रहते हैं कि मैं फ़लानी जगह से गुज़र रहा हूँ। ऐसा होने पे उनको एयर ट्रैफिक की जानकारी दी जाती है कि आप क्या रूट लें, किस डायरेक्शन से निकलें, ताकि आसानी से पहुँच जाएं। इसके अलावा वो रेडार पे होते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ, ये हमारे बंदे हैं जो रेडार पे दिख रहे हैं, या कहीं कोई प्लेन घुस तो नहीं आया है दुश्मन का हमारे यहाँ। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि वो एविएशन कंट्रोल सेंटर से बात करते रहें। यही इसीलिए ये सोच रहे हैं कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे तुरंत ही बात कर लेनी चाहिए पेरिस कंट्रोल सेंटर से। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. पहले पैराग्राफ में वो कंट्री साइड के ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन अब क्या होता है, जब मैंने उसकी एयरप्लेन की चोंच, जो आगे वाला हिस्सा होता है, उसके पीछे से नीचे की तरफ देखा, यानी कि उसके सामने की तरफ तो वो चोंच ही थी, तो मैंने चोंच के नीचे की तरफ देखा। मुझे क्या दिखा? द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, एक बड़े शहर की रोशनियाँ, यानी कि वो शहर की तरफ अब पहुंचने वाले थे, शायद पहले से ही पहुंचने वाले थे, देहात पीछे छूट गया था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over.
मैंने अपना रेडियो ऑन किया और क्या कहा, पेरिस कंट्रोल, ये डकोटा DS-088 प्लेन है, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर। आप लोगों ने अगर फिल्में देखी हों या कहानियाँ पढ़ी हो ज़्यादा, तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसमें एक तरफ से अपनी बात ख़त्म करके लोग ओवर कहते हैं, फिर दूसरी तरफ से बात शुरू की जाती है और फिर वो भी अपनी बात ख़त्म करके ओवर कहते हैं, तब इस तरफ से बात शुरू होती है। ऐसा इसलिए होता है एक तो कि इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, वो, और दूसरी चीज़ कि शायद ये प्रोटोकॉल है उन लोगों का, ताकि बात को ध्यान से सुना जा सके। वरना अगर मोबाइल की तरह दोनों तरफ से बातें होती रहेंगी तो शायद इम्पॉर्टेंट बातें कोई ना सुन पाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। मेनली इंटरफियरेंस की वजह से किया जाता है, क्योंकि आपने वायरलेस पे अगर बात की हो तो देखा होगा उसका रिसेप्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी अलग तरीके की उसकी कॉल क्वालिटी होती है, वॉइस क्वालिटी। तो खैर, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि पेरिस कंट्रोल, ये डकोटा DS-088 प्लेन है, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088, I can hear you. You ought to run 12 degrees west now. DS-088, over. उधर से आवाज़ आई, रेडियो से तुरंत ही आवाज़ आई, DS-088, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ या सकती हूँ। अब आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ मुड़ना चाहिए, ओवर। ऑट का यूज़ तो आप लोगों को शायद पता ही होगा। शुड का ही ये एक तरीके का पुराना बिछड़ा हुआ भाई है, फॉर्मल ओल्ड स्टाइल है ये, बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि आपको क्या करना चाहिए। जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊँगा तो मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो खैर, उधर से आवाज़ आई कि अब आपको मुड़ जाना चाहिए 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, ठीक है। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो जैसा इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया पेरिस कंट्रोल से वैसा इन्होंने किया। इन्होंने मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया और अपने दूसरे फ्यूल टैंक को ऑन किया। आपको पता ही होगा कि फाइटर जेट्स में दो दो फ्यूल टैंक्स होते हैं, पहले तो एक ही होता था लेकिन अब दो होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने दूसरे और जो आखिरी इनका फ्यूल टैंक था उसको ऑन किया। स्विच ओवर का मतलब होता है ना, उसको मतलब यूज़ करना, किसी एक चीज़ को छोड़ के दूसरे को यूज़ करना। तो इन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमा दिया। अब ये क्या सोचते हैं, आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट के वक्त तक पहुंच ही जाऊंगा, ब्रेकफास्ट खाने तक पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन टाइम फॉर समथिंग का, जैसे आप कह सकते हैं वी अराइव्ड इन टाइम फॉर द मूवी, यानी कि हम मूवी के मतलब फिल्म के लिए बिल्कुल समय पर पहुंच गए। तो वही कह रहे हैं कि नाश्ते के लिए मैं समय पे पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। कहते हैं मैं नाश्ते के लिए पहुंच जाऊंगा, एक अच्छे से बड़े वाले इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बड़े वाले ब्रेकफास्ट यानी कि वो जो उन लोगों का खाने के बराबर होता है, जिसको बैंगर्स वो लोग कहते हैं, बेकन, एग्स, मतलब ढेर सारी चीज़ें, मशरूम्स, ब्रेड टोस्ट, द होल, यू नो। तो एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ अच्छे से जा रहा था, काफ़ी आसान फ्लाइट थी। आसमान में ये अकेले थे, आसमान साफ था, इसलिए फ्लाइट काफ़ी इजी थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। अब आगे ये कहते हैं कि पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया था जब मुझे बादल दिखने शुरू हुए, जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, वैसे बादल जिनमें तूफान सिमटा होता है, ऐसे नहीं कि बस जो आते हैं गुजर जाते हैं। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो काले पहाड़ की तरफ दिख रहे थे जो मुझसे थोड़ी दूर पे आसमान में मेरी दूसरी तरफ मुंह उठाए खड़े थे मेरे सामने। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ऐसे ही एक सेंटेंस का यूज़ हुआ है, आप लोगों को याद होगा, अ लेटर टू गॉड में। तो सिमली का इस्तेमाल किया गया है और बताया गया है कि काले पहाड़ जैसे बादल, यानी बहुत बड़े बड़े बादल
मेरे सामने खड़े थे आसमान में मुझसे मेरे दूसरी तरफ. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मुझे पता था, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर जाके नहीं पार हो सकता, मैं उनके ऊपर से नहीं निकल सकता, क्योंकि हर जो एरोप्लेन होता है या हेलीकॉप्टर होता है, वैसे हर एक एयरक्राफ्ट की जो हम कहते हैं, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि कितने ऊपर तक वो जा सकता है. ठीक है, कितना एल्टीट्यूड वर्ड ही मेरे दिमाग से निकल गया था सुबह सुबह. तो कितने एल्टीट्यूड पे वो उड़ सकता है, ये उसकी लिमिट होती है. उससे ज़्यादा वो जाएगा तो एयर प्रेशर उसको फाड़ के रख देता है कि उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती है. प्लस पायलट को भी खतरा हो जाता है अगर ज़्यादा एल्टीट्यूड पे वो उड़ा रहे हैं, तो ऑक्सीजन कम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा. तो ये जानते थे कि अगर मैं ऊपर गया तो दिक्कत हो जाएगी, शायद मैं ऊपर ही चला जाऊँ बिल्कुल. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. और मेरे पास इतना तेल नहीं बचा था कि मैं उनके अगल बगल से निकल पाऊँ, क्योंकि बादल ऐसे नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा सामने था, दूर तक फैले हुए होंगे और हमें दिखता है कि थोड़ी ही दूरी पे हैं. लेकिन वो चूँकि एक ट्रेंड पायलट थे, इसलिए उन्हें पता था कि ये मीलों दूर तक फैले होंगे. तो मैं उनसे अगल बगल से भी नहीं निकल सकता था नॉर्थ या साउथ की तरफ से जाके. तब क्या होता है, तब ये सोचते हैं आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. मैंने सोचा, आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. अब ये सोचते हैं कि मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए. बट आई वॉन्टेड टू गो, मैंने ऐसा सोचा, लेकिन मैं घर जाना चाहता था. मेरे अंदर घर जाने की बड़ी अभिलाषा थी. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए था अपने परिवार के साथ. यहाँ मैटर सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, यहाँ मैटर कर रहा है उनका रीयूनियन अपने परिवार के साथ, काफ़ी टाइम के बाद अपनी फैमिली से मिलना. तो आई टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. अब इन्होंने क्या सोचा, आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, मैंने सोचा. और इसी के साथ मैंने डकोटा को सीधे उड़ा के तूफान में घुसा दिया, बादलों के बीच में घुसा दिया, जो कि एक काफ़ी गलत मूव है. ये जानने के लिए आपको पायलट होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप साइंस आप पढ़ते होंगे, आपको भी पता होगा कि बादल कितना इंटरफियर कर सकते हैं, बादलों का इलेक्ट्रिक चार्ज कितना इंटरफियर कर सकता है एक एयरक्राफ्ट के सिस्टम के साथ. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. तो ये भाई साहब घुस गए बादलों के अंदर. कहते हैं बादलों के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, एकाएक सब कुछ काला हो गया. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड दी एरोप्लेन. कहते हैं कि बिल्कुल असंभव था एरोप्लेन के बाहर किसी भी चीज़ का देखा जाना, क्योंकि काले बादल चारों तरफ थे. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप एक समझिए इंक पॉट में घुस गए हैं, ब्लैक इंक पॉट में. तो ये कहते हैं द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, यानी कि वो जो मेरा पुराना हवाई जहाज़ था वो हवा में कूद रहा था इधर से उधर और ऐंठ रहा था. आई लुक्ड एट द कंपस, आई कुडंट बिलीव माई आइज. द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. कहते हैं मैंने कंपस की तरफ देखा, जो दिशा सूचक यंत्र लगा हुआ होता है हवाई जहाज़ में अंदर पहले से ही. तो मैंने उसमें देखा और मुझे अपनी आँखों पे भरोसा नहीं हुआ. वो जो कंपस था वो बस घूमे ही जा रहा था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, चारों तरफ घूमे जा रहा था. वो एक डायरेक्शन में रुक नहीं रहा था. इट वॉज डेड, ये मर चुका था. अभी मैंने आपको बताया था ना कि बादलों के बीच में घुसना क्यों बुरा आइडिया था, क्योंकि बादलों में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो काफ़ी इंटरफियर करता है सिस्टम के साथ. और उसी की वजह से, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक चार्ज है, उस चारों तरफ ही एक तरीके से मैग्नेटिक इंटरफेरेंस उसने कॉज कर दी है. और ये भी आपको पता होगा कि कंपास खुद मैग्नेट होता है. अब उसको पता नहीं चल पा रहा था कि नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, और इस वजह से वो डायरेक्शन बता नहीं पा रहा था. इट वॉज डेड, वो मर चुका था क्या, वो बिगड़ चुका था. इट वुड नॉट वर्क, वो काम कर नहीं रहा था.
द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी एकाएक ख़त्म हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पे बात करने की कोशिश की, लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो चुके होंगे इनके, इसलिए क्योंकि वो बादलों के बीच में उड़ रहे थे। खैर रेडियो पे इन भाई साहब ने कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, ये रेडियो पे चिल्लाते हैं, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी मर चुका था, बिगड़ चुका था। आप लोग फ़ोन को भी डेड कहते हैं जब उसमें सिग्नल ना हो या रिसेप्शन ना हो। यूजुअली सिग्नल या रिसेप्शन वर्ड ही सही है, बट हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं हम मेरे मोबाइल में टावर ही नहीं है, ठीक है। तो रेडियो भी मर चुका था, ठीक। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. कहते हैं कि मैं पूरी तरह से गुम हो चुका था बादलों में, उस तूफान में। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ था, किस तरफ था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स भी ख़राब हो चुके थे, तो एग्जैक्ट पता भी नहीं था कि किस जगह पे हूँ मैं। लेकिन तभी देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर में, मेरे बिल्कुल पास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके डैनों पे, इसके जो पंख बाहर की तरफ निकले होते हैं, जो हवा को चीरते हैं, जिनमें फ्यूल टैंक भी लगा होता है और उनमें लाइट्स भी होती हैं, तो उसके डैनों पे, इसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था कि बिल्कुल मेरे अगल बगल उड़ रही थी, वो एरोप्लेन उड़ रहा था मेरे बिल्कुल अगल बगल, बादलों के बीच में, तूफान के बीच में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मैं देख सकता था पायलट का चेहरा जो मेरी तरफ घूमा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश था एक दूसरे इंसान को देख के। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। जब ये कहता है ना कि आई कुड सी द पायलट्स फेस, तो आप समझ लीजिए वो चेहरा कैसे देख सकता है। फ्लाइट सूट के अंदर से चेहरा तो वो देख नहीं सकता, तो लेकिन जैसे भी वो देख पा रहा था, बस वो खुश था कि वो किसी को देख पा रहा है, ठीक है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। अब इस एक लाइन से आपको पता चल जाएगा कि उसने बादलों में जो देखा था वो एक तरीके का उसका इल्यूजन था। इल्यूजन यानी भ्रम था, भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कहता है ये फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था दूसरा पायलट कि मेरे साथ साथ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, सॉरी। तो ये इसलिए उनका भ्रम है क्योंकि आप सुन नहीं सकते हैं फ्लाइट के अंदर किसी और को कुछ कहते हुए, ठीक है। कैसे सुन सकते हैं आप एक फ़्लाइट में, आप एक एयरक्राफ्ट में, वो दूसरे एयरक्राफ्ट में है, और आप पूरी तरीके से फ़्लाइट सूट के अंदर हैं, वो पूरी तरीके से फ़्लाइट सूट के अंदर हैं। बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज़ है, अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स तो मर चुके थे, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हो सकता है उसने रेडियो पे कहा हो। यानी कि ये क्लियर है कि अगर इनको आवाज़ सुनाई दे रही थी फॉलो मी की, तो साफ साफ इनको भ्रम हो रहा था, ये इल्यूजन था। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। तो जब इनको सुनाई दिया अपने दिमाग में ही कि वो कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, ये सोचते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा कि उससे पता है कि मैं गुम हो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो ज़रूर मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमाया, मेरे डकोटा के सामने, सामने इसलिए ताकि मेरे लिए आसान हो उसके पीछे पीछे चलना, उसका पीछा करना। I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. मैं बहुत खुश था उस विचित्र, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, उस विचित्र से एरोप्लेन के पीछे जाते हुए एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। यानी कि मुझे खुशी हुई कि भले ही मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी चलो कोई तो है बादलों के बीच जो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैं खुशी खुशी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे
चल दिया। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद भी वो विचित्र सा काला जहाज, हवाई जहाज, एरोप्लेन मेरे सामने बादलों में था। यानी कि आधे घंटे तक मैं उसके पीछे चलता रहा, उड़ता रहा। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब बस मेरे डकोटा के दूसरे और आखिरी फ्यूल टैंक में इतना ही तेल बचा था कि 5-10 मिनट और मैं उड़ सकता था। यानी तेल भी ख़त्म होने को था। इनके दूसरे टैंक का भी, पहले शुरू में तो फाइटर प्लेन्स में एक ही फ्यूल टैंक हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों विंग्स में एक एक टैंक डाल दिया गया। आजकल 2 होते हैं ताकि ईजी हो चलना, ईजी हो रिफ्यूल करना। जब एक खाली हो जाता है तो दूसरे में रिफ्यूल हवा में भी की जा सकती है। तो खैर मैंने अपने दूसरे फ्यूल टैंक को स्विच कर दिया था और उसमें भी अब बस 5-10 मिनट का तेल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मुझे फिर से डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। इनको डर लगने लगा था कि भाई मैं इसके पीछे पीछे जा तो रहा हूँ, लेकिन 5-10 मिनट का ही तेल बचा है और आधे घंटे से हम लोग उड़ रहे हैं। कहीं इसने और आधा घंटा उड़ाया तो मेरा प्लेन सीधे नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन खैर तभी, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तभी वो नीचे की तरफ जाने लगा और मैंने भी बादलों तूफान के बीच में उसका पीछा जारी रखा। Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 big straight lines of lights in front of me. तभी मैं एकाएक बादलों के बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे जब मैं नीचे आ रहा था, बादल एकाएक ख़त्म हो गए और मैंने क्या देखा कि 2 सीधी लकीरें रोशनी की मेरे सामने खींची हुई थी। स्ट्राइप्स बिछी हुई होती हैं, लाइट स्ट्रिप्स। एरोप्लेन पे मार्कर्स भी जिनको कहते हैं, लाल बत्तियां जलती रहती है स्ट्रेट लाइन में, दोनों तरफ पैरेलल एक दूसरे के 2 स्ट्रेट लाइंस बनाती हुई उनको बिछाया गया होता है ताकि देख सकें पायलट्स कि कहाँ उनको लैंड करना है, रनवे कहाँ है। तो उस मार्कर को अब ये देख पा रहे थे। आगे क्या कहते हैं, इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। कहते हैं कि मुझे 2 पट्टियाँ दिख रही थी रोशनी की, ये रनवे था, एक एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं अब सुरक्षित था। इन तीनों छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं, इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, इन सब के आगे एक्सक्लामेशन मार्क इसीलिए लगाया है क्योंकि ये एक्सक्लामेटिव मार्क एक तरीके से सेंटेंसेस हैं उस जगह पे। उनको काफ़ी खुशी हुई रनवे देख के, लाइट्स देख के। अब ये सोच रहे थे कि मैं बच चुका था, मैं सुरक्षित था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. मैंने पीछे मुड़ के देखा अपने उस दोस्त को जो काले वाले एरोप्लेन में था, जिसने मुझे रास्ता दिखाया था, लेकिन वो कहीं था नहीं, पूरा आसमान खाली था। There was nothing there, वहाँ कुछ भी नहीं था। The black aeroplane was gone. जो काला हवाई जहाज था वो जा चुका था। Could not see it anywhere. I could not see it anywhere. मतलब मैं कहीं भी उसको देख नहीं पा रहा था, अब वो जा चुका था वहाँ से। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control center. मैं उतरा जैसे ही और उसके बाद तुरंत ही मैं उस ओल्ड डकोटा से बाहर निकल आया और मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ अपने उस प्लेन को छोड़ के बाहर निकलने का, क्योंकि डरा हुआ था ये इंसान बादलों में फंस के और प्लेन ने वहाँ पे उसका साथ भी एक तरीके से छोड़ दिया था। I went and asked the woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं कंट्रोल सेंटर के अंदर गया, जो औरत वहाँ थी मैंने उसको बताया कि मैं कौन था और मैंने ये भी उससे पूछा कि भाई दूसरा वाला जो पायलट था जो मेरे साथ उड़ रहा था, क्योंकि जब नीचे वो इनको तो इन्फॉर्मेशन रही होगी कि और कौन सा प्लेन ऊपर उड़ रहा था, कंट्रोल सेंटर्स को बताना पड़ता है, आपने पहले ही पैराग्राफ्स में देख लिया था। तो जब मैंने उनसे पूछा वो कौन था, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड।
उसने मेरी तरफ देखा बड़े विचित्र तरीके से और फिर वो हंसी। क्यों हंसी? Another aeroplane, एक दूसरा हवाई जहाज, up there in this storm, इस तूफान में ऊपर, no other airplanes were flying tonight, कोई भी एरोप्लेन आज उड़ नहीं रहा था आज की रात। Yours was the only one I could see on the radar, कहती क्या है कि ऊपर हवाई जहाज आपके अलावा भी कोई उड़ रहा था इन बादलों में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रेडार पे मुझे बस आपका ही एक प्लेन दिख रहा था। अब ये एकदम स्टम्प्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब ये सोचते हैं कि तो फिर किसने मेरी मदद की सुरक्षित यहाँ तक पहुँचने में बिना किसी कंपास या रेडियो के, या बिना ज़्यादा तेल के किसने मेरी मदद की? जब मेरे टैंक्स में ज़रा भी तेल नहीं बचा हुआ था, मेरा कंपास ख़राब हो चुका था, तो किसने आखिर मेरी मदद की यहाँ पहुँचने में? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? कौन था आखिर वो पायलट जो उस पुराने से विचित्र से ब्लैक एरोप्लेन में उड़ रहा था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो आसमान में, जो इस तूफान में आसमान में उड़ान भर रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये सोचते रहते हैं, आप भी सोचिए कि कौन हो सकता है। हालांकि मैंने तो बता दिया इसका आंसर क्या हो सकता है, बट आप भी अपना दिमाग लगाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।